नमस्कार, कैसे आप लोग। मेरा नाम राज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज और रूल्स, पॉलिसीज, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और अलग अलग ऑर्डर्स, जजमेंट्स का हम डिस्कशन करते हैं। तो आज हमारे पास में भी एक ऐसा ही बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट है। ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट का है। लास्ट टाइम भी हमने बॉम्बे हाई कोर्ट का ही एक डिसीजन, एक जजमेंट को, वर्डिक्ट को हमने डिस्कस किया था। तो आज सेक्शन 75 के ऊपर जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के बारे में जो गाइडलाइंस देता है महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर, वहां पे जब डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, वहां उसको लेके जब मैटर आ गई, उससे रिलेटेड जजमेंट ये बॉम्बे हाई कोर्ट का है, जो कि अगेन एग्जेम्पलरी है पूरी महाराष्ट्र के सारे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए। तो इसको हम जानने की आज कोशिश करेंगे। तो ये मैटर कहाँ का है? ये गोरेगांव वेस्ट के एक सोसाइटी का है, जहां पे 5 मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, ठीक है, जो है अवधि जल रतन दीप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, इनके ये 5 मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। और दूसरे साइड में कौन है? 2 सोसाइटी के मेंबर्स ये है, सेम सोसाइटी के, मतलब जल रतन दीप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गोरेगांव वेस्ट का सोसाइटी है मुंबई का। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये दो सोसाइटी के मेंबर्स बोल रहे हैं कि जो सेक्शन 75 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है, 1960 का प्रोविजन है कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के सामने क्या क्या चीजें उनको रखनी चाहिए, वो मैनेजिंग कमेटी ने नहीं रखा। तो इसलिए पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी को रिमूव कर देना चाहिए। तो पहले ये कंसर्न रजिस्ट्रार के पास में गए, असिस्टेंट या डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो भी पी वार्ड का वहां पे जो भी रहता है, तो वहां पे उन्होंने जजमेंट दिया, यस पूरी मैनेजिंग कमेटी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो इन्होंने ऑर्डर पास किया। फिर उसके बाद अपील में जब मैनेजिंग कमेटी गई डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार के पास में, सेम डिसीजन अपहेल्ड हुआ। तो मतलब इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। फिर मैटर गया कहाँ पे? गया बॉम्बे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां पे जस्टिस अमित बोरकर जी थे। वहां उन्होंने ये डिसीजन, वहां पे जजमेंट, ये वर्डिक्ट दिया हुआ है। तो वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो 75 सेक्शन 75 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट क्या बोलता है कि जो कमिटी मतलब जितने मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स, जो ऑफिसर्स हैं और जो ऑफिस बेयरर्स हैं, दोनों ही ऑफिस बेयरर्स, मतलब पूरी मैनेजिंग कमेटी जो इलेक्ट होके आई है, ऑफिसर जहाँ पे हम बोल रहे हैं चेयरमैन, सेक्रेटरी और ट्रेजरर भी आ जाते हैं। तो पूरी मैनेजिंग कमेटी शैल ले बिफोर द सोसाइटी मतलब साल में एक बार जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होता है, उनके सामने आपको क्या रखना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ शोइंग दी डिटेल्स ऑफ द लोन। अगर आपने किसी मेंबर को दिया है, किसी मैनेजिंग कमेटी मेंबर को दिया है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है, किसी बिजनेस एंटिटी को दिया है, तो वो आपको लेखा जोखा सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। प्लान फॉर द डिस्पोजल, आपके पास जो भी सरप्लस वगैरह कुछ भी होगा, उसका डिस्पोजल आप कैसे करोगे, ठीक है। लिस्ट ऑफ दी अमेंडमेंट, अगर आपने बायलॉज में कोई अमेंडमेंट किया है, अप्रूव हुआ है, ठीक है, और वो सोसाइटी के लिए एप्लीकेबल होगा, तो वो भी आपको सामने रखना है। जैसे कहीं कहीं पे पेनल्टी को लेकर रख लेते हैं, कोई अमेंडमेंट में छोटे मोटे जैसे करते हैं, ठीक है, वो चीजों को आपको सामने रखना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ड्यू, और इलेक्शन अगर आपका ड्यू है, ठीक है, कब ड्यू है या उसके हिसाब से क्या प्रोसेस आपने शुरू कर दिया, वो भी आपको एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर आप 2026 में कर रहे हो तो 2024-25 में, 25-26 में, ठीक है, 26 में आप कर रहे हो, ठीक है, सितंबर में अगर कर रहे हो आप एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, तो उससे पहले के फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में जो उसका लेखा जोखा आपको सामने रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर उसमें जो भी रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स होते हैं, उसमें जो भी कमियां निकालती है उसके हिसाब से आपको कंप्लाई करना पड़ता है, और फिर रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट बनाना पड़ता है, सेक्रेटरी उसको बनाता है, तो वो भी आपको रखना पड़ेगा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के सामने। उसको छोड़ के एनुअल बजट क्या है आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो आपको सामने रखना पड़ेगा। और एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट मे बी रिक्वायर्ड बाय द रजिस्ट्रार एज पर द एक्ट्स एंड द बायलॉज और द रूल्स वगैरह, इसके हिसाब से अगर रजिस्ट्रार ने कोई इन्फॉर्मेशन मांगा हुआ है, कोई ग्रेव नेचर का या कुछ भी, कोई भी नेचर का है, और वो आपके अगेंस्ट भी है, आप सोसाइटी मतलब मैनेजिंग कमेटी उसको जनरल बॉडी के सामने नहीं रख रही है क्योंकि उनकी गलती दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा कोई भी चीज जो भी है आपको रखना ही पड़ेगा
एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग के सामने। फिर उसके बाद सच अदर बिजनेस एज मे बी लेड डाउन इन द बायलॉज में अगर और कुछ भी है या आप कुछ आपने ऐड किया है वो भी आपको मैनेजिंग कमेटी के सामने आपने रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सारी चीजें जहां पे हो रही है तो इनका कहना है कि इन्होंने ये चीजें नहीं की है, जो भी ये सरप्लस, इनका ये कहना है कि इन्होंने नॉन कंप्लाई किया एज पर द सेक्शन 75 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के हिसाब से। एनुअल बजट इन्होंने नहीं रखा, प्लान फॉर द डिस्पोजल ऑफ द सरप्लस अमाउंट क्या है वो नहीं रखा, रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट जो है इन्होंने नहीं रखा एजीएम के सामने, और इसके हिसाब से इनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, इनको रिमूव करना चाहिए। और उसी हिसाब से जो वहां पे असिस्टेंट या डिप्टी रजिस्ट्रार थे उन्होंने ये ऑर्डर पास किया, और सब्सिक्वेंटली डिविजनल जॉइंट रजिस्ट्रार ने भी सेम ऑर्डर पास किया। और मैटर जब बॉम्बे हाई कोर्ट में गया तो जस्टिस बोरकर साहब ये बोल रहे हैं कि ये मैटर को फिर से वापस कंसर्न रजिस्ट्रार के पास में भेज देते हैं। इनका कहना है कि ठीक है, ये एक्ट में वगैरह प्रोविजंस वगैरह ऐसा है और इसके हिसाब से सोसाइटी को कंप्लाई करना चाहिए था, मगर यहाँ पे सेक्शन 75 में ये भी लिखा हुआ है जिसके हिसाब से जो ऑफिसर या जो ऑफिस बेयरर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। उसको 5 साल जैसे बैन किया जा सकता है, उसको 5 साल इलेक्शन के लिए किया जा सकता है, ऑफिस बेयरर के लिए किया जा सकता है, या ऑफिसर बनने के लिए भी किया जा सकता है। तो आप इसको फ्रेश कंसिडर करो और उसके हिसाब से रीजनेबल पीरियड के अंदर, ठीक है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने के अंदर, रीजनेबल पीरियड के अंदर अपना डिसीजन इम्पार्ट करो। ठीक है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट, ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको वापस भेजा कंसर्न रजिस्ट्रार के पास में जहां से ये डिसीजन, ये वर्डिक्ट शुरू हुई थी। तो रजिस्ट्रार ऑफ द ई वार्ड के पास फिर से ये भेजा गया। कंप्लीट द डिसीजन इन ए रीजनेबल पीरियड, मतलब जितने में जल्दी से जल्दी जैसे हो जाना चाहिए, और दोनों पार्टीज को रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज देने के बाद फिर से जो कंक्लूजन उसमें निकलता है, रजिस्ट्रार वाज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफिस बेयरर्स वेर रिक्वायर्ड टू प्लेस द डॉक्यूमेंट्स। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस बोरकर साहब का ये कहना था कि जो ऑफिसर इसके लिए एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे जो भी ऑडिट रिपोर्ट है, जो सरप्लस अमाउंट आपको सामने रखना है या बजट का अमाउंट सामने रखना है, जो भी सेक्शन 75 में दिया गया उसके हिसाब से जो रिस्पॉन्सिबल था उस ऑफिसर को कंसिडर किया जा सकता है, उसे हेल्ड किया जा सकता है, और उसके ऊपर जो भी प्रोविजंस के हिसाब से, धाराओं के हिसाब से जो लगाया जा सकता है वो किया जा सकता है। अच्छा, इसमें ये भी प्रोविजंस है। और 75 में क्या है, अगर आप 75 में ऊपर जो ये सारे जो लिखा हुआ है वो अगर आप नहीं करते हो तो रजिस्ट्रार में बाय ऑर्डर डिक्लेयर एनी, रजिस्ट्रार के पास में वो अथॉरिटी है किसी ऑफिसर को, मतलब सेक्रेटरी, चेयरमैन या ट्रेजरर को, या ऑफिस बेयरर को, या मैनेजिंग कमेटी के कोई भी मेंबर्स को, उनको डिस्क्वालीफाई कर सकता है, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और फर्दर, ठीक है, हुज ड्यूटी इट वाज टू कॉल सच मीटिंग, जैसे आपको जनरल बॉडी की मीटिंग भी आपको 30 सितंबर से पहले कॉल करके फिनिश करके जो भी कंप्लाई करना चाहिए वो सब कर लेना चाहिए, और नहीं होता है तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर एक्शन होगा। डिस्क्वालीफाई फॉर इलेक्टेड, फॉर बीइंग इलेक्टेड एंड बीइंग ऑफिसर और मेंबर ऑफ द कमिटी, 5 साल के लिए आपको बैन किया जा सकता है, 5 साल के लिए आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। ना आप चेयरमैन बन सकते हो, ना आप सेक्रेटरी बन सकते हो, ना आप ट्रेजरर बन सकते हो, ना ही कोई मैनेजिंग कमेटी के मेंबर बन सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा जनरल बॉडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल बॉडी इज द सुप्रीम अथॉरिटी। जनरल बॉडी के सामने सारी चीजें बताना है, सारी चीजें रखना है, कोई भी चीजें बाईपास नहीं करना है। एक्ट में, बायलॉज में, रूल्स में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है जिससे मैनेजिंग कमेटी को इजीली हटाया जा सकता है, या किसी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर को या ऑफिस बेयरर को हटाया जा सकता है, और 5 साल के लिए इलेक्शन बैन भी किया जा सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल भी हमने देखा। यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखने की जरूरत है, 73(1) जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट ये भी बोलता है, अगर इसी में आर्ग्यूमेंट हुआ होता
कि दी कमिटी इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एक्ट एंड ओमिशन। जो आपने किया, ये जो आपने जानबूझ के नहीं किया, जो आपको करना चाहिए था, तो उसके लिए एक नहीं पूरी की पूरी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ऐसे ही एक्ट, बायलॉज एंड रूल्स के अलग अलग प्रोविजंस को जानने के लिए आप जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।